नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासतें काफ़ी तेज है और इस बीच कई तरह के वारदात ऐसे हो रहे हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वैशाली के सुबह में भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चर्चाएं खूब तेज हो गई है और चिराग और तेजस्वी दोनों आमने सामने है। आज इसी मसले पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ है प्रशांत रंजन, लेखक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मसला निर्वाचन आयोग तक जा पहुंचा है और इसमें कार्रवाई की बात कही जा रही है, इसको ये किस नज़र से देखते हैं, हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपका अभी विषय चल रहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी तक शिकायत हुई है और इसमें यही कहा गया है कि आरजेडी ने तेजस्वी जी की रैली के लिए एक हेलीपैड बनवाया था। अगले दिन उसी हेलीपैड का उपयोग चिराग पासवान ने किया और इस बात से राजद को नाराज़गी है और उसकी जो वैशाली जिला इकाई है उसने शिकायत दर्ज कराई है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास वैशाली में। और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि ये एक व्यवहारिक चीज़ें हैं। राजनीतिक रूप से कोई दो नेता, दो दल एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक बातें हैं और इसमें एक बड़ा हृदय रखना चाहिए राजनीतिक दलों को। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। भारत में बड़ा हृदय रखने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। आप डॉक्टर लोहिया, जेपी को देखिए, चंद्रशेखर जी को देखिए, अटल जी को देखिए और भी कई नेता हैं। कई बार राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे कि एक दूसरे को सहयोग करना। और अगर कोई जैसे ये भौतिक चीज़ है, हेलीपैड होना, जीप होना, कार होना, ये भौतिक चीज़ें हैं और भौतिक चीज़ों में एक दूसरे का सहयोग कर देना, किसी की बीमारी में चिकित्सीय मदद कर देना, तो ये अलग पक्ष है और राजनीतिक विरोध दूसरा पक्ष है। जी, दोनों ही युवा चेहरा है। एक तरफ है तेजस्वी, दूसरे तरफ है चिराग। लेकिन जिस मसले पर वो आ भी रहे हैं वो मसला है हेलीपैड का। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चिराग जब हेलीकॉप्टर से लालटेन बुझाने उतरे तो तेजस्वी को बुरा लग गया। अब आप ये बताएंगे हमें कि क्या तेजस्वी इस वक्त दूसरे ही बातों से चिढ़े हुए या सच में ये मामला हेलीपैड पर ही आकर सिमटता है? जी देखिए, एक हेलीपैड इतना बड़ा मसला नहीं है कि उस पर जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तेजस्वी लोकप्रिय चेहरा हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं और आने वाले समय में पार्टी की कमान भी उनके हाथ में रहेगी। और सबसे बड़ी पार्टी जो राजद विधानसभा में है वो उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, बड़ी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक हेलीपैड के लिए इतना बड़े कद का नेता, इतना लोकप्रिय नेता नाराज़गी है। और आप कंप्लेन देखिए प्रेरणा, ये जो शिकायत है ये वैशाली जिला इकाई जो है, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से की है। तो ये जिला स्तर का मामला लग सकता है और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक हेलीपैड के लिए तेजस्वी नाराज़ होंगे या राजद का जो हाईकमान है वो नाराज़ होगा। और अंदरूनी बात जिसकी आपने चर्चा की, जो संकेत आप करना चाह रही हैं, वो राजनीतिक विरोध तो है ही। और कोई भी आज के दौर में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतना पैनापन आ चुका है उसमें कि हर स्तर पर लोग अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देना चाहते हैं। हर खेल में, हर मोड़ पर उसे परास्त कर उससे आगे निकलना चाहते हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से बात इस वक्त तेजस्वी कर रहे हैं, लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। कई तरीके की इस पर बयानबाजियां हो रही है। क्या लगता है, सच में हमारा संविधान खतरे में है? लोकतंत्र पर खतरा है? क्या लगता है? देखिए, ये देश का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। संविधान कोई मछली या कीट फतिंगा का प्रजाति नहीं है जो खतरे में है। ये लोगों को बात समझना चाहिए। मैं एक आम नागरिक हूँ और कितने चुनावों में मैंने एक मतदाता के रूप में मतदान किया है और अलग अलग पार्टियों को मतदान किया है। किस आधार पर किया है? जिससे मुझे अपेक्षा रहती है कि ये परफॉर्म करेगी, अगले 5 साल में हमारे लिए काम करेगा, उसको हमने मतदान किया है। इस संविधान पर खतरे की जो बात है ये अनावश्यक है। मुझे लगता है कि इससे किसी भी राजनीतिक दल को आज के समय में माइलेज नहीं मिलने वाला है। मोदी हारेंगे, हराने वाला चाहिए। जो नरेंद्र मोदी सरकार, चूँकि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी सरकार का जो प्लस पॉइंट है, उसी प्लस पॉइंट को आप काउंटर करेंगे तब जीत पाएंगे ना। उनका प्लस पॉइंट है विश्व में भारत की छवि, उसको आप काउंटर कीजिए। उनका प्लस पॉइंट है हिंदुत्व,
उनका प्लस पॉइंट है डीबीटी से पैसा भेजना, लोगों को, गरीबों को राहत देना। तो कम से कम ये जो मुद्दे हैं इस पर आप काउंटर कर सकते हैं तो कीजिए। और एक है कि जो सरकारी स्कीम्स हैं, अगर उस स्कीम्स में लूप होल्स है, कमियां हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है, तब आप उस मुद्दे पे मोदी सरकार को घेरिए, तब आपको माइलेज मिलेगा। सीधे कहेंगे कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये काट की हांडी हो चुकी है प्रेरणा। 14 में भी आप यही बात कहे, फ्लॉप हो गए। 19 में भी आप यही कह रहे हैं, फ्लॉप हो गए। सबक नहीं सीखे, फिर 24 में वही लेकर आ गए आप। तो एक ही काट की हांडी है जो खतरे वाली हांडी है, कितनी बार आग पर चढ़ाइएगा, वो तो जल चुकी है। इसलिए संविधान पे खतरे वाली बात एकदम वो इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, इसी देश ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था, जब संविधान तब खतरे में आया था, लेकिन देश चल रहा है ना। उसके बाद इमरजेंसी हटी, जन आंदोलन हुए और फिर चुनाव हुए। जो पार्टी सत्ता में थी, इंदिरा जी, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 3 साल बाद फिर वापस आ गई सत्ता में, ये अलग बात है। लेकिन वही संविधान उस समय भी था जो आज तक कंटिन्यू किया है। तब जब संविधान ख़त्म नहीं हुआ तो आज ख़त्म हो जाएगा। संविधान कभी ख़त्म नहीं होने वाला, उस पर खतरा नहीं है। अगर आपको सरकार को घेरना है तो उसकी कमज़ोर कड़ी पर वार कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। अभी आपने कहा सर कि जो माइलेज की बात कही आपने कि जो ये बातों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक बातों को। एक सवाल हम करना ये चाहेंगे कि इस वक्त तेजस्वी जैसे युवा चेहरा, मैंने पहले भी कहा है, बात अगर चिराग की करे तो इन लोगों को क्या उस विजन के साथ नहीं आना चाहिए जो युवाओं को अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये जिस तरीके की राजनीतिक बातें करते हैं, ये तो सीमित दायरे तक ही रह जाएगी। हाँ, इसीलिए ना, देखिए, ये सीमित दायरे तक रह जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आपके पास लोग जीत के नहीं जा पा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव चूँकि स्थानीय मुद्दों पर होता है, राज्य के मुद्दे पर होता है, उसमें आप जीत जा रहे हैं। देखिए, यही आरजेडी है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में इसके 0 सीट है, कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तो क्यों ना इतने बड़े दल आप हैं, एक तरह से काडर वोटर आपका कहते हैं कि आप मुस्लिम यादव समीकरण, फिर तेजस्वी जी ने उसको A to Z समीकरण कर दिया और जनता ने उनको विश्वास करके करीब 80 सीटें दे दी विधानसभा में। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दिया है। ठीक है, सरकार में थे, विपक्ष में आ गए, कोई बात नहीं। आपसे उम्मीद है आप सरकार भी बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगले चुनाव में आरजेडी पूर्ण बहुमत में सरकार बना ले, कोई दो राय नहीं है। जब जनता इतना ज़्यादा विश्वास आप पर कर रही है, तब आपको चाहिए कि ज़रूरी मुद्दों के साथ आप फील्ड में जाना चाहिए। और आपके 0 सांसद हैं, आप सोचिए कि क्यों 0 सांसद हैं। आप यही कहते थे ना कि देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। इसका नतीजा क्या हुआ? लोकसभा में आप 0 हो गए। अब तो आप सबक सीखिए, ये खतरे वाली बात को भूलिए, मुद्दे को उठाइए। मोदी सरकार ने जिन जन आकांक्षाओं को पूरा करने में जो फेल हो गई है सरकार, उसको आप हाईलाइट कीजिए, तब आपको माइलेज मिलेगी। अनावश्यक कागज़ के शेयर के नाम पर डराना चाहिएगा तो पब्लिक नहीं डरने वाली है। तो फिर जो परिवारवाद पे बहस छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? परिवारवाद का तो ऐसा है कि आपको भी गौर चल रहा होगा कि पिछले 5 साल 10 साल में, चाहे सोशल मीडिया आने के बाद, शिक्षा दर बढ़ने के बाद, लोगों में परिवारवाद को लेकर आम जनों में एक नाराज़गी तो है ही। देखिए, सिर्फ राजनीति नहीं, जजों के कॉलेजियम पर भी लोगों की नाराज़गी है कि भाई देश भर में 400 साढ़े 400 परिवार हैं, उसके लोगों ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। इस तरह से परिवारवाद से लोगों को नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि मैं एक प्रशांत किशोर को कोट करना चाहूँगा कि वो जब जाते हैं अपने पदयात्रा में तो कहते हैं कि लालू जी जाति के नेता नहीं है, अपने परिवार के नेता है। वो अपनी जाति के लिए काम नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। और जब ये बात बोलते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और सीधे जाकर पूछते हैं गांव में। आप उनका वीडियो देखिए, किसी मान लिए यादव समाज के ही लोग से उन्होंने पूछा कि लालू जी नेता हैं यादव के? हाँ हैं। तो उन्होंने तो अपने लड़के को डिप्टी सीएम बनाया, अपनी बेटी को सांसद बनाया। आपका लड़का क्या कर रहा है बताइए? आपका लड़का जिस दिन से पैदा हुआ, जवान होकर बेरोजगार बैठा हुआ है। आप भी यादव, आपका लड़का भी यादव और लालू यादव भी यादव, तो उसने आपके लड़के के लिए क्या किया, ये बताइए। ये जो मुद्दा है, ठीक है, अभी कम असरकारक है, लेकिन ये असर होगा। और ये सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, कल को यही परिवारवाद का दंश दूसरी पार्टियां भी झेलेंगी, दक्षिण की पार्टियां भी झेलेंगी, उत्तर की पार्टियां भी झेलेंगी, जो धड़ल्ले से अपने वंशजों को पार्टी का कमान सौंपते जा रही हैं। तो इसको लेकर सावधान हो जाना चाहिए और तभी आप अपनी प्रासंगिकता बचाए रखेंगे। जी।
तो इस वक्त हम प्रशांत जी से जुड़े थे, जहां पर हमने कई मुद्दों पर बात की है। हालांकि इन्होंने जो बात का अंतिम चरण था, इन्होंने प्रशांत किशोर पर लाकर ख़त्म किया है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर तथ्य पर बातें करते हैं, डेटा बेस्ड बातें करते हैं, ये समझने की ज़रूरत है अगर सच में बात राजनीति की करे तो उसके खूबियों को, उसके गहराइयों तक जाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आए दिन बयानबाजियाँ हो रही है, परिवारवाद पर बात होता है, लोकतंत्र पर बात होता है, संविधान पर बात होता है, ये महज वो बातें हैं जो राजनीति को भुना सकती है। लेकिन असल मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब युवा जागरूक हो गए हैं और आम जनता भी जागरूक हो गई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।